गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है केंद्रीय सूचना आयोग और उसका गठन किस तरह से होता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी फंक्शंस क्या हैं, उसका चयन कैसे होगा, केंद्रीय सूचना आयोग में कौन-कौन आएगा, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की जो सैलरी होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा कि अगर आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 को देखते हैं, तो उसमें इन सारी ही बातों का प्रावधान दिया हुआ है कि किस तरह से केंद्रीय सूचना आयोग का गठन होगा, उसमें कौन-कौन आएगा, उसकी ताकतें क्या होंगी, उसके फंक्शंस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें धारा 12 में दी गई हैं। अगर हम धारा 12 को एक बार पढ़ें, तो धारा 12 बोलती है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्रीय सरकार करेगी। कैसे करेगी? राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन केंद्रीय सरकार करेगी। और यह केंद्रीय सूचना आयोग ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएंगे। हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग में दो मुख्य लोग होंगे। पहला, मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उनकी संख्या उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। तो हमने क्या देखा कि मुख्य सूचना आयुक्त और ऐसे 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त जिनकी जो संख्या है वो 10 से अधिक नहीं होगी। तो हमने देखा यहाँ पे धारा 12 की उपधारा 2 में यह बताया गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग में कौन-कौन आएगा या किन दो लोगों से को जोड़कर केंद्रीय सूचना आयोग बनेगी। तो हमने पहला पढ़ा मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। तो अब हमने दो चीजें देख ली कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 उपधारा 1 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार करेगी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा। उपधारा 2 में बताते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं, इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय सूचना आयोग बनेगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आता है कि मुख्य सूचना अ, आयुक्त और सूचना आयुक्तियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक समिति बनाई जाएगी जिसकी सिफारिश पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। यह समिति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित लोगों से मिलकर बनाई जाएगी। अब कौन होगा उसमें? पहला, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो हमने देखा कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित लोगों से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। और उस समिति में कौन-कौन होगा? प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर कभी-कभी कुछ ऐसी शंका आती है, जहाँ लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है ना? विपक्ष के नेता की अगर मान्यता नहीं दी गई है, तो वहाँ पर लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। तो अब हमें 3 चीज़ें समझ में आ गई हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे होगा,
उसमें कौन-कौन होगा? कैसे समिति का गठन किया जाएगा जिसकी सिफ़ारिश पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन कौन करेगा? सूचना आयुक्त, क्योंकि उसमें निहित है उपधारा 4 के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि इन कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन के लिए उसकी सहायता से सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्यों और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है और या जो की जा सकती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी सूचना आयुक्तों यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यहाँ पे इनकी पावर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे होंगी, वो किस तरह की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, या जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके अंदर अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों के लिए हम उपधारा 4 देख सकते हैं, जिसमें बोलता है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है। अब हमने देखा कि ये तो समझ में आ गया कि केंद्रीय सूचना आयोग में कौन-कौन आएगा, कौन उनका नियुक्ति, उनका चयन कैसे होगा, वो देख लिया। लेकिन उस केंद्रीय सूचना आयोग में आने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस जो हम कहते हैं, वो होनी चाहिए। तो वो क्वालिफ़िकेशंस कहाँ दी गई हैं? उसके लिए हम उपधारा 5 देखते हैं, जहाँ पे बोलता है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। तो यदि आपकी नॉलेज कौन-कौन से एरिया में है? विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव। अगर आपको इन एरिया का ज्ञान है और एक्सपीरियंस है, तो आपका इसमें चयन हो सकता है। अगला हम देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति किसी भी संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विद्यान मंडल का सदस्य नहीं होगा। मतलब अगर आप मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं या सूचना आयुक्त बनते हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे जो सूचना के अधिकार अधिनियम में दी गई हैं। उसके अलावा आप संसद का सदस्य नहीं हो सकते हैं, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकते हैं और आप अपने ऑफ़िस के अलावा कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं कर सकते हैं और ना ही आप किसी राजनैतिक दल से संबंध रख सकते हैं और ना ही कोई कारोबार कर सकते हैं या कोई और वृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो सीधा-सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंस देखनी है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर
का जो पोज़ीशन है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और यहाँ पे उसे निष्पक्ष होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। और इस इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जब आपका किसी और दल से संबंध नहीं होगा या आप कोई और बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको कहीं और से प्रॉफ़िट नहीं है, आप यहाँ अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर सकेंगे। और आप किसी और राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य भी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त बनते हैं, तो आप अपने सिर्फ़ उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेंगे और उसके बाहर आप कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं और ना ही आप किसी संसद का सदस्य बन सकते हैं और ना ही आप किसी राजनैतिक दल से संबंध रख सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग अगर और कहीं भी मुख्यालय बनाना चाहता है अगर कहीं और भी कार्यालय स्थापित करना चाहता है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार की पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और उसके बाद हम भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेंगे। तो क्योंकि हमारा पहला टॉपिक था कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कैसे होगा? तो उसके लिए आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 जब देखेंगे, तो आपको इसका पूरा विवरण अच्छे से मिलेगा। अब हमें क्लियर हो गया है कि यहाँ पे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। उसमें मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएँ। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई जाएगी और उसके सिफारिश पर की जाएगी। उस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष नेता होंगे, अ अ, विपक्ष का नेता होगा, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्टित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे क्या-क्या उनकी क्वालिफ़िकेशंस होंगी, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस होनी चाहिए, विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, समाज सेवा में, प्रबंध में, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम में इत्यादि ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देख लिया है कि यदि आप मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त बनते हैं, तो आप कहीं और किसी राजनैतिक दल से संबंध नहीं रख सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते और ना ही किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य बन सकते हैं और इसका जो आयोग का मुख्यालय होगा, वो दिल्ली में होगा। तो इतनी सारी चीज़ें अब हमें समझ में आ गई हैं। अब आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित क्या कोई निर्णय भी है? तो यहाँ पे हम एक निर्णय देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग एंड क्लैरिफिकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बाय द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की गई थी? यहाँ हम बात करते हैं कि न्यायपीठों के गठन के संबंध में भारत सरकार का क्या निर्णय है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 22 मई 2005 को भारत सरकार ने सूचना का अधिकार के आवेदनों और अपीलों की सुनवाई के उद्देश्य से सीआईसी यानी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन न्यायपीठों के गठन पर स्पष्टीकरण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया। अब ये जो न्यायपीठों का गठन हो रहा है, वो आवेदनों और अपीलों की सुनवाई के उद्देश्य से हो रहा है। उसी के संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया और इस ज्ञापन में बोला गया कि केंद्रीय सूचना आयोग पीठों का गठन करके शिकायतों और अपीलों का निर्णय लेता है। केंद्रीय सूचना आयोग पीठों का गठन करके शिकायतों और अपीलों का निर्णय लेता है। देखा जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग पीठों के माध्यम से तभी कार्य कर सकता है जब पीठों के गठन के संबंध में अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान हो। लेकिन हम जब धारा 12 उपधारा 4 का प्रावधान देखते हैं, तो वहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त को पीठों का गठन का अधिकार नहीं देता है।
अभी हमने पढ़ा तो उसमें ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं कि इसी कारणवश एक यह परामर्श दिया जाता है कि शिकायतों और अपीलों पर निर्णय केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लिया जाना चाहिए और जैसे कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 ख में परिभाषित है, ना कि आयोग की के द्वारा। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो सूचना का अधिकार के आवेदन और अपील हैं, वहाँ पे जो उसका निवारण करेगा, उस पर निर्णय देगा, वो कौन देगा? केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा ही लिया जाना चाहिए। यह इस पर्टिकुलर केस में डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, यानी कि अमेंडमेंट किया गया। अब इस अमेंडमेंट से हमने धारा 13 में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन अब हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 से पूर्व क्या पोज़ीशन थी धारा 13 की। जो कि कार्यालय की अवधि और सेवा की शर्तों के बारे में बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, हम अभी बात कर रहे हैं जब तक 2019 का संशोधन नहीं हुआ था, तब धारा 13 क्या बोलती थी, हम उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो धारा 13 जब हम पहले जो पहले था 2019 से के संशोधन से पहले, तो वो बोलता था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें क्या होंगी वो धारा 13 में दी गई थी। अब धारा 1 और धारा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होगा, पद धारण करेंगे और पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो अब हमने क्या देखा कि जो आपका 2019 का संशोधन अधिनियम आया, उससे पहले धारा 13 की क्या स्थिति थी? वो कहता था कि मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त की जो कार्यकाल की अवधि होगी, वो 5 वर्ष की होगी या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले होगा, उसके अकॉर्डिंग उसका रिटायरमेंट हो जाएगा और एक बार जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी। जब हम धारा 13 उपधारा 2 के प्रावधान को देखते हैं, तो उसमें बोला जाता है कि प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के तहत अपना पद खाली करने पर धारा 12 की उपधारा 13 में निर्दिष्ट तरीके से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। यह भी कहा गया कि सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। उस कार्यालय सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। तो अब हमने क्या देखा कि यदि अगर मान लीजिए धारा 13 उपधारा 2 में कोई सूचना आयुक्त अपना पद खाली करता है, तो वो धारा 12 की उपधारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकता है। अगर वो ऐसे नियुक्त होता है, तो जितना समय वो सूचना आयुक्त था और फिर जब पद छोड़ कर के वो मुख्य सूचना आयुक्त हुआ, तो दोनों का जो कार्यकाल है, वो एक साथ मिलाकर के 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आपका धारा 13 2 उपधारा 2 कहती थी। उसके बाद में हमने देखा कि उपधारा 3 बोलता था कि कार्यकाल में प्रवेश करने से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त या एक सूचना आयुक्त राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति के समान शपथ लेगा। पहली अनुसूची में दिए गए प्रोफ़ॉर्मा प्रपत्र पर शपथ ली जाएगी। तो ये सिर्फ़ शपथ लेने के कॉन्टेक्स्ट में प्रोविज़न था। इसमें कोई हम चेंजेस नहीं देखते हैं उतना ज़्यादा। फिर हम धारा 13 की उपधारा 4 में जब आते हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि यदि कोई मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपना पद से त्याग करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा? सिंपल सा प्रोविज़न है कि वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर के तहत किसी भी समय अपने पद से त्याग दे सकता है। अच्छा, त्याग देने के अलावा
मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा 14 के तहत निर्दिष्ट तरीके से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने यहाँ पे कार्यकाल की अवधि देखी, जो कि 2019 के संशोधन से पहले बताई गई थी कि क्या है। तो धारा 13, उपधारा 1 और उपधारा 2 हम देखेंगे, जिसमें 2019 के संशोधन से पहले कुल अवधि 5 वर्ष की दी गई थी, या जब तक आप 65 वर्ष के ना हो जाएँ, दोनों में से जो भी पहले होगा, उसके अनुसार आपका जो कार्यकाल होगा वो समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने के बाद में आप पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि यदि कोई सूचना आयुक्त अपना पद खाली करता है, तो वो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकता है। लेकिन इन दोनों का जो कार्यकाल वो सर्व करेगा, दोनों मिलाकर के 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जभी भी आप मुख्य सूचना आयुक्त या एक सूचना आयुक्त के कार्यालय में प्रवेश करेंगे, उससे पूर्व यहाँ पे आपको शपथ लेनी पड़ेगी, जिसका प्रोफ़ॉर्मा दिया गया है पहली अनुसूची में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर आप मुख्य सूचना आयुक्त हैं या सूचना आयुक्त हैं, तो आप अपने पद से त्याग भी दे सकते हैं। सिर्फ़ आपको राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर के तहत किसी भी समय अपने पद से आप त्याग कर सकते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करना है। लेकिन यहाँ पे यह भी बोलता है कि त्याग करने के अलावा आपको आपके पद से निष्कासित भी किया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान धारा 14 में दिया गया है। साथ ही साथ जब हम वेतन और भत्ते की बात करते हैं, तो वेतन और भत्ते से संबंधित धारा 13 उपधारा 5 थी, जिसमें बोला गया कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें जो होंगी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के समान होंगी। तो यानी कि जो आपको चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है वेतन या भत्ता, उसी के बराबर यहाँ पे हमने देखा कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को भी वेतन और भत्ता दिया जाएगा। यह धारा 13 उपधारा 5 में बताया गया था 2019 के संशोधन से पहले। साथ ही साथ हमने देखा कि यहाँ पे आपका कुछ कुछ और नियम थे, कुछ और प्रावधान थे जिसके अंतर्गत आपका जो वेतन है वो कम भी हो सकता था। जैसे कि अगर कोई मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत किसी भी पिछली सेवा के संबंध में विकलांगता या घाव पेंशन के अतिरिक्त पेंशन प्राप्त कर रहा है, और मुख्य सूचना आयुक्त या एक सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की राशि से कम हो जाएगा, जिसमें पेंशन के किसी भी भाग को रूपांतरित किया गया था, और सेवा निवृत्ति के समान पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य रूप में पेंशन समान उपदान किया गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रावधान थे, जहाँ पे आपको जो वेतन दिया जा रहा था और जो आप पहले से ही कुछ बेनिफिट अगर ले रहे हैं, उसमें उसको एडजस्ट किया जाता था। लेकिन हम जब 2019 के संशोधन के बाद का सिचुएशन देखेंगे, तो वो काफ़ी अलग है। साथ ही साथ अगर हम धारा 13 की उपधारा 6 भी देखेंगे, जो 2019 के संशोधन से पहले की है, वो क्या बोलती थी कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ प्रदान करेगी, जो इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हों, और वेतन और भत्ते और अधिकारियों की सेवा के नियम और शर्तें देय हों, और उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अन्य कर्मचारी ऐसे होंगे जो विहित किए जाएँ। तो अब हमें जो मेन पॉइंट यहाँ पे समझना है, वो ये है कि धारा 13 में जो आपका कार्यकाल का समय और जो आपका वेतन और भत्ता देय था, हम ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें क्या-क्या चेंज आया, 2019 से पहले क्या स्थिति थी और 2019 के संशोधन के बाद क्या स्थिति थी। तो हमने देखा कि संशोधन से पहले यहाँ पे क्या बोला जाता था कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सूचना आयुक्त
इनका जो कार्यकाल की अवधि होगी, वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक रहेगी। ये आपका 2019 से पहले का सिचुएशन है। 2019 के बाद बोलता है कि अब ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कार्यकाल की अवधि कौन डिसाइड करेगा अब? केंद्र सरकार डिसाइड करेगा, ठीक है? तो अब हमने क्या देखा कि केंद्र सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए कार्यकाल की अवधि को अधिसूचित करेगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया कि पहले यहाँ पे 5 साल या 65 वर्ष का प्रावधान था कार्यकाल की अवधि। अब हमने क्या देखा कि अब केंद्र सरकार यह अधिसूचित करेगी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के लिए कार्यकाल की अवधि क्या होगी। उसके बाद में हम जब वेतन की मात्रा के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे बोला गया पहले कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन क्रमशः कैसे होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दिए जाने वाले वेतन के समान होगा। लेकिन अब हम क्या देखते हैं, यह प्रावधान अब नहीं है और यहाँ पे केंद्र और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें अब केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी। तो पहले जब आपको मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के बराबर वेतन दिया जाता था, अब वो प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त हैं, उनके वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें अब केंद्र सरकार यहाँ पे निर्धारित करेगा। फिर उसके बाद में जो वेतन में कटौती से संबंधित हमने प्रावधान देखा था कि मान लीजिए आप कई कोई और पेंशन या आप कोई और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उतने वेतन में पेंशन के बराबर की राशि कम कर दी जाएगी। यह पहले का प्रावधान था, लेकिन अब ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, अब आपके वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। तो अब हमने देखा कि भई ये 2019 के संशोधन लाने का जो मंशा है, वो क्या थी? क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या कारण थे, वो हम देख सकते हैं। तो हमें पता चला कि भई भारत में जो चुनाव आयोग है और केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग हैं, दोनों के जो कार्य हैं, वो पूरी तरह से अलग हैं। चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे स्थापित है। अब यहाँ पे संसद और संसद के सभी चुनावों के मतदाता की सूची चुनाव के मतदाता की सूची तैयार करना और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के संबंध में राज्य के विधानमंडल और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए ज़िम्मेदारी किसकी होती है? चुनाव आयोग की होती है। तो हमने क्या देखा कि चुनाव आयोग यहाँ पे बस क्या करता है, मतदाता की सूची तैयार करना, संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव के लिए ज़िम्मेदारी कौन उठाता है यहाँ पे? चुनाव आयोग। लेकिन जब हम यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग और सूचना आयोग अम जब हम केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं या सूचना आयुक्त के बारे में बात करते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, तो वहाँ पे उनका जो अम, फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट हैं। जब हम चुनाव आयोग देखते हैं, तो वो एक संवैधानिक निकाय है और जब हम यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करते हैं, तो वो एक वैधानिक निकाय है। तो यानी कि जब हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जब हम यहाँ पे सूचना आयोग की केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना? तो हम संवैधानिक निकाय और वैधानिक निकाय में भी यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि भारत के निर्वाचन आयोग और केंद्र तथा राज्य सूचना आयोगों के अधिदेश अलग-अलग हैं। इसलिए उनके कार्यालय और सेवा के शर्तों को तदनुसार युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 2019 का संशोधन लाया और उसी के अकॉर्डिंगली जो सर्विस की कंडीशंस हैं, उसमें चेंजेस किए हमने, सैलरी जो की कंडीशंस है, उसमें चेंजेस हमने किए और कार्यकाल की जो अवधि है अम खैर कार्यकाल की अवधि तो इससे संबंधित नहीं है, बट फिलहाल जब हम यहाँ पे
अ, वेतन की बात कर रहे हैं या सेवा की शर्तों के बारे में बात कर रहे हैं, वह इससे संबंधित था। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2019 का संशोधन हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं कि अ, अब यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को कैसे आप हटा सकते हैं? तो यदि आप याद करें, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि धारा 14 में इसके बारे में बात की गई है और वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को उच्चतम न्यायालय से सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके कार्यालय से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदर्भ में जाँच करने पर रिपोर्ट किया गया है अगर कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त जैसा भी मामला हो, को ऐसे आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पे उसको हटाया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे राष्ट्रपति एक मामला रेफ़र कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है कि इसमें आप इंक्वायरी करें। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जाँच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिसके बेसिस पर हम यहाँ पर हटाने की बात कर सकते हैं। तो हम धारा 14 की उपधारा 1 जब देखते हैं तो वहाँ पर इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में जब हम धारा 14 और उपधारा 3 देखते हैं, धारा 14 की उपधारा 3 देखते हैं, तो वह ये बोलता है कि उपधारा 1 में अंतविशिष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथाशक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त दिवालिया, न्याय निर्णीत किया गया है या ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है या अपनी पदावधि के दौरान अपने पदों के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, या फिर राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है, या उसने ऐसी वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कर्तव्यों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो हमने क्या देखा कि अगर हम उपखंड 3 देखते हैं तो वो यह व्यक्त करता है कि उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जैसा भी मामला हो क्या हो गया हो, कुछ शर्तें हैं यहाँ पे, अगर वह दिवालिया घोषित किया गया है या एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति के विचार से नैतिक अधमता शामिल है। उसने अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान, रोज़गार से संलग्न है या फिर राष्ट्रपति के विचार से मन या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, या ऐसे वित्तीय या अन्य हित हैं जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो यह कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे हम मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि धारा 14(1) धारा 14 उपधारा 1 और धारा 14 उपधारा
3 के अंतर्गत कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उनके कार्यालय से हटा सकते हैं। यहाँ पे हमने यह भी देखा कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी तरह से भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंध रुचि रखते हैं या उनके लाभ में किसी भी तरह से भाग लेते हैं या एक निगमित कंपनी में एक सदस्य के रूप में अन्यथा सदस्यों के साथ आमतौर पर उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी लाभ या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है, तो वह कदाचार की दोषी माना जाएगा। इसके लिए हम धारा 4 धारा 14 उपधारा 4 को देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि हम निलंबन की बात करें, तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का निलंबन कैसे होगा? तो हमने पहले ही देख लिया है कि भारत के राष्ट्रपति को धारा 14 उपधारा 2 में शक्ति प्रदान की गई है कि वह मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त जिनके संबंध में एक संदर्भ उच्चतम न्यायालय में दिया गया है और जाँच के दौरान कार्यालय में उपस्थिति अ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे राष्ट्रपति ने इसके संबंध में एक संदर्भ उच्चतम न्यायालय में दिया है, तो उस ड्यूरेशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप धारा 14 याद करें, तो वहाँ पे बोलता है कि राष्ट्रपति मैटर यहाँ पे रेफ़र कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इसमें इंक्वायरी करिए इन द मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त एंड जब तक ये यहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, तब तक यह भी प्रावधान है कि जाँच के दौरान कार्यालय में आप ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की उपस्थिति पे रोक भी लगा सकते हैं और यदि आवश्यक समझा जाता है, तो उन्हें कार्यालय से निलंबित भी किया जाता है, जब तक राष्ट्रपति ने इस तरह के संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं किया है तब तक। तथापि हम देख सकते हैं कि ऐसे आयुक्त के निलंबन के दौरान वह जाँच के बाद पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन निलंबन की अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी को दिए गए वेतन और भत्ता अर्थात निर्वाह भत्ता के अधिकारी नहीं होंगे। तो हमने देखा कि जब धारा 14 धारा 14 में जो हमने प्रावधान पढ़ा और जब यहाँ पे राष्ट्रपति जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास और वो जाँच करने का यहाँ पे आदेश देते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे किसी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के कदाचार और अक्षमता के संबंध में जाँच कर सके, तो उस जाँच के दौरान यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को बोला जा सकता है कि वो अब कार्यालय में उपस्थित नहीं होगा और जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती, उस अवधि तक वो कार्यालय से निलंबित भी किया जा सकता है और अगर निलंबन हो गया है, तो उस समय में वह वेतन और भत्ते या फिर निर्वाह भत्ते के अधिकारी नहीं होंगे। तो इतना हमने पढ़ा। अब इसके आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं? तो शक्तियाँ और कार्य देखने के लिए हम यहाँ पे धारा 18 देख सकते हैं और यहाँ पे बोला गया है कि अम, बल्कि हम धारा 18 से 20 देख सकते हैं। धारा 18 से धारा 20 तक देख सकते हैं, जहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त की शक्तियों और कार्यों के बारे में बात की गई है, अपील प्राप्त करने के बारे में बात की गई है, दंड लगाने के अधिकार के बारे में भी बात की गई है और साथ ही साथ हम यहाँ पे धारा 25 भी देखेंगे, जहाँ पे और बातें की गई हैं कि सीआईसी के और क्या-क्या काम होंगे, कैसे वो और रिपोर्ट तैयार करने के क्या प्रावधान हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धारा 18 से धारा 20 तक और धारा 25 के अंतर्गत। हम देखते हैं कि धारा 18 उपधारा 1 में बोला गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जाँच करने का अधिकार सीआईसी के पास होगा। तो वो कौन-सी परिस्थितियाँ हैं? मान लीजिए अगर आप कोई सूचना का अधिकार आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं
लेकिन यहाँ पे कोई लोक सूचना अधिकारी या उप लोक सूचना अधिकारी अ, नियुक्त नहीं हुए हैं, जिसके कारण कोई अपीलकर्ता अपना सूचना का अधिकार आवेदन जमा करने में असमर्थ है या वे सूचना का अधिकार आवेदन लेने से इनकार करते हैं। ये पहली सिचुएशन हो गई। तो पहली सिचुएशन के लिए हम कौन-सा प्रावधान देखते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं प्रावधान 18। और जब हम प्रावधान 18 देखते हैं, तो प्रावधान 18 यहाँ पे बोलता है कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई लोक सूचना अधिकारी या उप लोक सूचना अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है, जिसके कारण अपीलकर्ता अपनी सूचना का अधिकार आवेदन जमा करने में असमर्थ है या वे सूचना का अधिकार आवेदन लेने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पे सीआईसी क्या कर सकता है, उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है और उसकी जाँच कर सकता है। इसके बाद में हमने देखा जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना से इनकार किया जाता है या फिर जब प्रदान की गई समय सीमा में जानकारी प्रदान नहीं की गई या फिर जहाँ नियमों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है या फिर जब किसी अपीलकर्ता को अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी जा रही है या फिर किसी अन्य मामले में जैसे धारा 4 का पालन ना करना। यह कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं, जहाँ पे सीआईसी क्या कर सकता है, व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है और इसकी जाँच कर सकता है। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये भी देखा कि अगर आप धारा 18 की उपधारा 3 देखेंगे, धारा 18 की उपधारा 3 देखेंगे, तो वहाँ पे वह यह बताता है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को किसी मामले में जाँच करने के समय कौन-सी शक्तियाँ होंगी, है ना? तो हमने क्या देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को अगर वो किसी तरह के मामले में जाँच कर रहे हैं, तो उनके पास कौन-सी शक्तियाँ होंगी। वह हमें देखने को मिलती हैं धारा 18 उपधारा 3 में और वो बोलता है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में जो निहित होती हैं शक्तियाँ, वही शक्तियाँ यहाँ पे हमें केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास देखने को मिलेंगी। जैसे किन किन कौन से परिस्थितियों में हम बात कर रहे हैं, कौन-सी पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करना है या उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना है। दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आवश्यकता है। हलफ़नामे पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी अदालत या कार्यालय से भी लोक अभिलेख या उनकी प्रतियाँ माँगना, गवाहों या दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिए समन जारी करना या कोई अन्य विषय जो निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग या सूचना आयोग किसी भी तरह की जाँच कर रहा है, तो उसके पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में जो मामले अभी हमने डिस्कस करे, उसके संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो एक मुकदमे की सुनवाई करने के समय दीवानी अदालत के पास जैसे अधिकार होते हैं, वैसे ही अधिकार यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी अ, होंगे। जैसे कि पर्सन को समन करना या फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट बुलाना है, उसका इंस्पेक्शन करना है या हलफ़नामे पर साक्ष्य प्राप्त करना है या गवाहों की या दस्तावेज़ों की जाँच के लिए समन जारी करना है। तो इन सारे मामलों के संबंध में जो एक दीवानी अदालत के पास ताकत है, वही ताकत यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी होगी। साथ ही साथ हमने यहाँ पे ये देखा कि अ, उपधारा उपधारा 4 यह भी बोलता है कि संसद के किसी अन्य अधिनियम में किसी भी असंगत बात होते हुए भी
इस अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की जाँच के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग किसी भी अभिलेख की जाँच कर सकता है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, जो कि लोक प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन है और ना ऐसे अभिलेख को किसी भी आधार पर रोका जा सकता है। तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा अम केंद्रीय सूचना आयोग के पावर के बारे में देखने को देखने को मिल रहा है कि रिकॉर्ड्स या अभिलेख तक उनकी क्या पहुँच है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये भी निर्धारित करता है उपधाराचार कि आयोग को किसी भी अभिलेख से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब जल्दी से हम आयोग की जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, वह देख लेते हैं। वह हमें देखने को मिलता है धारा 19 में। हमने देखा कि सूचना का अधिकार शासन अपील के लिए 2 स्तरीय तंत्र का निर्माण करता है। जब हम धारा 19 देखते हैं, तो आयोग को अपील पर विचार करने की शक्ति प्रदान की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग अपील प्रक्रिया नियम 2005 के में अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों में अपील पर निर्णय लेने की प्रक्रिया की सामग्री बताई गई है। धारा 19 उपधारा 1 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से ऐसे अधिकारी को, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पद पर वरिष्ठ हो, को प्रथम अपील की प्रधानता दे सकता है। साथ ही साथ धारा 19 उपधारा 1 के प्रावधान में कहा गया है कि ऐसा अधिकारी 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता किसी कारणवश यहाँ पर समय के अंदर अपनी अपील को दायर नहीं कर सका। साथ ही साथ हम धारा 19 उपधारा 2 के तहत देखते हैं, जहाँ तीसरे पक्ष की जानकारी का प्रकटीकरण के लिए धारा 11 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध तीसरे पक्ष द्वारा अपील दायर की जाती है। संबंधित तीसरे पक्ष द्वारा अपील आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर की जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रथम यहाँ पे अपील है, वहाँ पे आपका निवारण कैसे किया जाएगा? उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि उपधारा 1 और उपधारा 2 के अंतर्गत प्रथम अपील का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए और यदि नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे कुल 45 दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, उसी के अंदर ही अंदर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जब हम द्वितीय अपील के बारे में बात करते हैं, तो वह धारा 19 उपधारा 3 में दी गई है और यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं है, तो उसे निर्णय किए जाने की तिथि के 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग दूसरी अपील दायर करने की परमिशन देता है, जो केंद्रीय सूचना आयोग के पास वास्तव में हुई थी। लेकिन शर्त है कि केंद्रीय सूचना आयोग 90 दिनों की अवधि की समाप्ति में अपील को स्वीकार कर लेता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समान अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था। तो हमने देखा कि यहाँ पे कैसे द्वितीय अपील करने के प्रावधान 19 धारा 19 उपधारा 3 में दिया गया है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक के सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो यथाशक्ति केंद्रीय सूचना युक्त अवसर देगा। अब इससे संबंधित आप और प्रावधान पढ़ सकते हैं धारा 19 में ही। समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम शास्ति लगाने की शक्ति के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका धारा 20 में दिया गया है और धारा 20 बोलता है कि सूचना आयोग का अधिकार अ, के तहत धारा 20 के तहत आयोग की क्या-क्या शक्तियाँ हैं शास्ति लगाने के लिए। तो हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव शीलता के लिए आयोग ज़िम्मेदार है और यदि लोक सूचना अधिकारी के पास उचित कारण के बिना उसे सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार किया गया है या धारा 7 की उपधारा 1 के तहत निर्दिष्ट समय
के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है या सूचना के लिए अनुरोध की दुर्भावनापूर्ण अस्वीकृति की गई है या जानबूझकर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी दी गई है या जानकारी को नष्ट कर दिया गया है, जो अनुरोध का विषय था या सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह का से बाधित था, जब तक आवेदन प्राप्त नहीं होता है या जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, आयोग यहाँ पे ₹250 का दंड शासित प्रतिदिन लगाएगा। लेकिन जो शास्ति की कुल राशि होगी वो 25,000 से अधिक नहीं होगी और साथ ही साथ 25,000 की शास्ति लगाने का अधिकार केवल आयोग के पास होगा। यह लोक सूचना अधिकारी को अपने कार्यों का बचाव करने के लिए सुनवाई का अवसर देने के बाद किया जाना चाहिए। यह सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी पर है कि उसने उचित और ज़िम्मेदार तरीके से काम किया था। साथ ही साथ हम यहाँ पे अगर एक धारा 25 भी देखते हैं, तो धारा 25 भी यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बताती है कि मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना किसकी यहाँ पे ज़िम्मेदारी होगी। तो हमने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात अ साध्य शीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा। तो अब हमने यहाँ पे कुछ अच्छे प्रावधान देखे हैं। यहाँ पे प्रावधान जो हमने 19 धारा 19 पढ़ा था, वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि समय कम था तो हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे आप फर्स्ट अपील और सेकंड अपील दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो यह था केंद्रीय सूचना आयोग और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का जो शक्ति है, फंक्शंस हैं, उनकी सैलरी क्या होगी, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया और अगर यहाँ पे किसी की सूचना का अधिकार से संबंधित कोई शिकायतें हैं, तो उसका निवारण कौन करेगा और उसके निवारण से अगर कोई खुश नहीं है, तो उसके संबंधित हमें क्या यहाँ पे दूसरा विकल्प दिया गया है, तो उसमें हम अपील में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।